हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जिवेश और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 हिंदी का पाठ 4 नन्हा फनकार। तो आइए शुरू करते हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। ये कह रहे हैं कि एक लड़का था, वो ना एक स्क्वायर पत्थर के पास जाकर बैठ गया और छेनी और हथौड़ा ले उसने हाथ में उठाकर कोई प्रार्थना बुदबुदाई, मतलब कुछ भी बोलने लगा, प्रार्थना बोलने लगा और अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचे छितरा जाती और वह आंख सिकुड़ लेता। ये कह रहे कि जब भी वो छेनी से पत्थर पर वार करता ना, जब इसमें कचरा मतलब कि थोड़े छोटे पार्ट छूटते पत्थर के, तो वो आंखें बंद कर लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ कुछ गुनगुनाने भी लगता। वह ना साथ साथ में कुछ कुछ बोलने भी लगता आराम आराम से। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। वह ना उसके आसपास भी काम करने वाले अपने काम कर रहे थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। उस लड़के का नाम केशव था और वह अपना काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरें और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उसने इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा, तब वह बारीक जालिया, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप, इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए। बहुत साल पहले ना, जब केशव का जन्म भी नहीं हुआ था, जब उसके मॉम डैड ना आगरा आ गए थे गुजरात से। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। जब है ना बादशाह जो अकबर थे ना, वो आगरा का किला बनवा रहे थे और उसके पापा को वही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और सब सिकरी, सब यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़े की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। जब है ना वहां पर छेनी हथौड़े की आवाज हो रही थी केशव के चारों तरफ, और जब है ना उसको किसी के पैरों की भी आवाज सुनाई नहीं दी। फिर है ना पीछे से केशव को एक आवाज आई, माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, क्या तुमने ही बनाई है? फिर केशव ना पीछे मुड़कर देखता है एक आदमी को, बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई है। फिर केशव कहता है, हाँ मैंने ये घंटियां बनाई है। क्या आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़े तलखी से जवाब दिया, दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ने। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। जब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था, उसकी उम्र
होगी 30 के ऊपर, कद मंजोला था। वह सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी से अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था। मुआयना होता है मतलब चेक कर ही रहा था, कि देख ही रहा था कैसा है वो, कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज सुनाई दी। दौड़कर आने की आवाज सुनाई दी। जब वह केशव उसका जवाब देने लगा ना, उससे पहले ही केशव को एक आवाज सुनाई दी भागकर दौड़ के आने की। यह कोई और नहीं, महल का पहरेदार था। ये ना फिर है ना, ये कोई और नहीं था, महल का पहरेदार ही था। फिर पहरेदार बोलता है, हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा उनका ठनका उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। खींचकर मतलब होता है गुस्से में। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। पहरेदार चला गया, फिर केशव है ना कंफ्यूज था कि वो क्या करे, असमंजस होता है कंफ्यूज्ड। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका भी अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। है ना, अकबर पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, आराम से पूछा अकबर ने। केशव, अपने नपातुला जवाब दिया उसने। केशव, क्या तुम दूसरा बोल। उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़ा और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गया और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने में किसी की मदद
की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव की एक आसान सा नमूना बनाया और फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े से आहिस्ता से मारना है, ऐसे। फिर ना अकबर ने ज्यादा तेज मार दिया तो केशव बोला, आप सही नहीं मार रहे हो, देखो ऐसे आराम से मारो, ऐसे मारो। केशव ने करके दिखाया। उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखों को थोड़ा मीच कर रखिए, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएगी, है ना। फिर केशव कहता है कि अकबर को अपनी आंखें ना थोड़ी बंद कर रखो, वरना ना उसका कचरा होता है ना, वो आंखों में चला जाएगा। अकबर मुस्कुराए, जी हजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे थे। बादशाह ने जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़ी कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में भी काम करो। कारखाना? कैसे कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सभी बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगतराशों के बीच केशव की धूम मच रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह अभी से इतने प्रसिद्ध धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता के बाहों में
बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, वह इस वजह से वह हर वक्त परेशान रहते थे। वे साधु संतों, फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होगी। शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव अनिंदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।